भाइयों नमस्कार। आज हम आप लोगों को कम लागत में आपकी आय दुगनी कैसे हो जाए इस पे हम आज चर्चा करेंगे। देखिए, मेहनत तो हर किसान करते हैं, लेकिन ये है कि अज्ञानता कह लीजिए या अनुभव कह लीजिए या जानकारी न होना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसके वजह से हमारे आपके काफ़ी नुकसान हो जाते हैं। सब कुछ किया कराए पे पानी फिर जाता है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं कूड़ बनाना। जैसे देखिए, हमने पिछले एपिसोड में भी चर्चा किया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम लोग पुनः उसी पे चर्चा करते हैं। जैसे देखिए, एक तो आप सपाट खेत में फसलों की रोपाई कर देते हैं और एक जो है कूड़ बना लेते हैं, जिसको इंग्लिश में रिज बोलते हैं और हिंदी में अलग अलग जगह के क्षेत्रों में भाषा यूज किया जाता है। कुछ लोग कूड़ बनाना कहते हैं, कुछ लोग उसको डुडुही बनाना कहते हैं, कुछ लोग उसको मेड़ बनाना कहते हैं। देखिए, मेड़ क्यों बनाया जाता है या डुडुही क्यों बनाया जाता है या रीछ क्यों बनाया जाता है? जब खेत में पानी भर जाएंगे, आप सपाट खेत में पौधों की रोपाई कर दिए हैं, जैसे मिर्च है, बैगन है, टमाटर है, जो भी लता की सब्जियां हैं, कोहड़ा है, बैगन लौकी है, तरोई है, रीज बना के डुडुही बना के खेती करने से फ़ायदा यह होता है, जैसे अगेती फसल मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि वह उस समय रेनी सीजन होता है, बरसात का मौसम होता है। यदि आप सपाट खेत में, प्लेन खेत में पौधों की रोपाई कर दिए हैं और जल निकास की समुचित व्यवस्था आपने नहीं अपनाया है, तो पानी भर जाने से आपकी फसल गल जाएगी। जो आज एक गोभी की कीमत 50 रुपये 60 रुपये आपको मिल रहा है, वह बिल्कुल नहीं मिलेगा। जब फसल ही नहीं रहेगी तो आप माल लाओगे कहाँ से मंडी में? तो इस पे आपका विशेष तौर से फोकस होना चाहिए कि बरसात की फसलें जो भी हों उसको हम डुडुही पे, मेड़ पे ही उसकी रोपाई करें। उससे क्या होगा कि जो खेत में अतिरिक्त जल होंगे वह नाली के द्वारा, जब डुडुही बनाएंगे, मेड़ बनाएंगे, तो वो नाली का रूप धारण कर लेता है बीच में और अधिक पानी जो होते हैं खेत से बाहर निकल जाते हैं, उससे आपकी फसल बच जाती है। अब आइए बावर सिस्टम। आप खूब जानते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग ये कहिए कि अज्ञानता या कम मेहनत। देखिए, बावर सिस्टम वो होता है, जैसे जो भी लता वाली सब्जियां हैं, जैसे नेनुआ है, लौकी है, तरोई है, चिचिंडा है, खीरा है, ककड़ी है, जो भी लता वाली सब्जियां हैं उनको आप झाड़ी पे चढ़ा देते हो, उसी को बावर सिस्टम कहते हैं। अपनी भाषा में समझ लीजिए आप। या वैज्ञानिक ढंग से क्या होता है बावर सिस्टम में कि बीच में खेत की साइज पे निर्भर करेगा। खेत यदि छोटा है तो हम खेत के 4 कोने पर एक एक बांस की लग्गी गाड़ देते हैं। इसके बाद एक लग्गी से दूसरे लग्गी, दूसरे लग्गी से तीसरे लग्गी में, इस तरह हम आपकी रस्सी, जूट की रस्सी या ये प्लास्टिक के मजबूत जो रस्सी होती है बांध देते हैं और एक फिर बांस को खेत के बीच में गाड़ देते हैं। इसके बाद पुनः उन चारों से उसमें भी धागा खींच दिया जाता है और उसी पे लौकी, नेनुआ की जो भी लताएं हैं, कोहड़ा, उस पे चढ़ा देते हैं। तो उससे क्या होता है? देखिए, बावर सिस्टम से लाभ क्या है। जैसे आपने प्लेन खेत में सब्जी की रोपाई कर दिया, तो जो भी फली जमीन में लगेगी, तो जमीन की सिंचाई करेंगे आप पौधे की, तो उसमें पानी लगेगा। जो पानी लगेगा तो कुछ फल सड़ जाएंगे। आप देखते हैं जब लौकी, नेनुआ मार्केट में लाते हैं तो उसमें पत्तियां लग जाती हैं, तो उससे उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, उचित दाम नहीं मिलता। उपभोक्ता कहता है कि यह ठीक नहीं है, जो कि वो बिल्कुल ठीक है। केवल ऊपर से पत्ती लगने से थोड़ा उसका कलर, रंग दब गया है, डाउन हो गया। अंतर सिर्फ इतना है, लेकिन अंदर माल सब कुछ ठीक है, कोई गड़बड़ी नहीं है उसमें। उससे देखिए बच गए। दूसरी बात, यदि वो जमीन में है तो कीड़े भी अधिक लगेंगे। क्यों लगेंगे? क्योंकि सूर्य की प्रकाश वहां उचित नहीं मिल पा रही है, जिससे कीड़ों की तादाद भी होगी, तो उसमें फली छेदक कीड़े लगेंगे, पत्तियों को भी खाएंगे और आपकी फली को भी नुकसान कर देंगे। दूसरी बात हम आते हैं, बीमारियां भी अधिक लगेंगी। जो फंगस से, कवक से बीमारियां लगती हैं, देखते होंगे कभी कभी नेनुआ
तरोई, लौकी, कोहड़ा सड़ जाते हैं। कभी आपने अनुभव किया सफ़ेद सफ़ेद फफूंद टाइप के क्या हैं? कवक ही तो हैं। तो यदि आप बावर सिस्टम अपनाते हैं तो जान लीजिए कि इससे हमारा 20 से 25% उत्पादन बढ़ जाएगा। इस बावर सिस्टम से दिक्कत कुछ भी नहीं है, बहुत लागत भी नहीं आनी है, केवल थोड़ी सी सावधानी करनी है। इसको हम साइंस की भाषा में साइंटिफिकली कल्टीवेशन जो लोग करते हैं वैज्ञानिक ढंग से, तो उसको हम बावर सिस्टम कहते हैं। अगला देखिए, एक होता है दियरा लैंड कल्टीवेशन। आप भी जानते हैं, जो नदी के किनारे बाढ़ आने पर नदियां बढ़ती हैं, इसके बाद जैसे बाढ़ खत्म हुआ नदी सिकुड़ के पेदी में आ जाती है, अपने पेट में आ जाती है, जैसे गांव घर में कहते हैं। तो उसके दोनों तरफ जमीनें खाली हो जाती हैं, उसी जमीन को दियरा लैंड कहते हैं। दियरा लैंड को 3 भागों में बांट देते हैं, अपर दियरा लैंड, मिडिल दियरा लैंड, लोअर दियरा लैंड। तो आप केवल ये समझिए कि उस खेती को जो आप करते हैं उसे दियरा लैंड कहा जाता है। वो भूमि इतनी उपजाऊ होती है कि वहां पे आपको खाद देने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वहां की मिट्टी बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टियों से जमा हो जाती है, वहां से जो भी लाते हैं वो काफी उत्पादक होती है वह मिट्टी। तो उसमें जो भी आप खेती करेंगे, जैसे देखिए अगेती जो भी नेनुआ है, भिंडी है, करेला है, परवल है, या जो भी मार्केट में आते हैं बाजार में, मैक्सिमम दियरा लैंड कल्टीवेशन के होते हैं। नदी के कछार जिसको आप कहते हैं, लोग कहते हैं ना कि नदी के कछार की सब्जी है। तो यह देखिए, इसमें कहाँ कुछ लगा है आपका, केवल आपकी बीज लगी और केवल आपकी बीज और मेहनत लगी है। फर्टिलाइजर, खाद उर्वरक पूरी तरह बच गया, पानी भी बच गई, पानी भी नहीं लगाना है, नहीं पानी की सिंचाई करते, डीजल खर्च होता, तो इससे भी आपकी लागत कम हो गई। आगे हम आते हैं, देखिए डायोसियस प्लांट, जिसे हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी पौधे। पपीता द्विलिंगी पौधा है, आप देखते होंगे, एक जो है कह देते हैं फूलनहवा है और एक कहते हैं कि फली दे रही है। तो उसी को हम लोग विज्ञान की भाषा में डायोसियस प्लांट कहते हैं। डायोसियस प्लांट का मीन्स नर पुष्प एक पौधे पे आएंगे और मादा फूल दूसरे पौधे पे आएंगे। तो आप कभी भी जिसको आप फूलनहवा कहते हैं उसको आप काटिएगा नहीं, क्योंकि बिना मेल के वह फूल नहीं बनेंगे फीमेल में। तो 10% पौधा, जैसे मान लीजिए आप खेती किए हैं 1 हेक्टेयर की, या जो भी आपका 100 पौधा हो तो 10 पौधा फूलनहवा होना चाहिए, जिसको आप फूलनहवा कहते हैं, वह मेल प्लांट है। तो उसको आप अज्ञानता में काट के फेंक देते हैं, ऐसा न करिएगा, उस पौधे को रहने दीजिएगा, तभी परागण अच्छा होगा, तभी पुष्प बनेंगे, तभी फल बनेंगे। इस तरह आप ध्यान रखिएगा। इसमें 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं, मेल, फीमेल, हर्माफ्रोडाइट, जिसको द्विलिंगी बोलते हैं। तो कभी कभी फूलनहवा में भी आप देखते होंगे कि फली लग जाती है, छोटे छोटे, उतना अच्छा विकास भी नहीं होता। तो वह 3 प्रकार के इसमें पुष्प लगते हैं। आगे हम आते हैं, देखिए चना में इस समय जो आपका मौसम चल रहा है किसान भाइयों, यह जो है चना और मटर की खेती का चल रहा है। देखिए चना कभी भी अगेती आप बुआई मत करिए। अगेती बुआई करने से नुकसान क्या है कि उसमें कटवर्म लग जाते हैं, पौधे को काट के भी गिरा देते हैं, नष्ट कर देते हैं। दूसरी दिक्कत ये आती है कि फली छेदक कीट पाड बोरर, फली छेदक कीट भी अगेती फसल में अधिक आते हैं। तो चना बोने का आइडियल टाइम 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का है। यदि इसके बहुत पहले आप सोइंग कर देते हैं तो जब फली बनेगी तो इसमें फली छेदक कीट का आक्रमण होगा, और यह चने की फसल के लिए सबसे ही खतरनाक कीट है, फली छेदक कीट। तो एक बात। दूसरी बात, मेरे किसान कभी कभी अज्ञानतावश, ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के ऐसा करते हैं, जब आपकी फसल तैयार हो, कभी भी चना की फसल में फूल आने के समय सिंचाई मत करिएगा, नहीं पूरी तरह से आप बर्बाद हो जाएंगे, पूरे फूल झड़ जाएंगे।
जब फूल ही नहीं रहेंगे तो फली कहाँ से लगेगी, केवल पौधे पौधे आपको दिखाई देंगे। चना में पानी कब भरना है? बिफोर फ्लावरिंग एंड आफ्टर फूड फॉर्मेशन, अर्थात चना के फसल में फूल आने के पहले एवं फली बनने के बाद ही सिंचाई करना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं अपने छात्र भाइयों से जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे भी मैं कह रहा हूं कि इसको आप बिल्कुल गहराई से पढ़ लीजिए। यह भी कंपटीशन में पूछा गया है पीसीएस में कई बार कि चने की फसल में कब सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यह भी पूछा गया है कि कब दवा का छिड़काव करना चाहिए। तो दवा का छिड़काव न तो सुबह करना है न तो एकदम शाम को करना है। जब भी दवा का छिड़काव करें किसी भी फसल में तो आफ्टरनून 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद करिए। सुबह करेंगे, मान लीजिए जाड़े का समय है, वो ज्यादा पड़ी हुई है, करे उनके पत्तियों पर दवा बह जाएगा। दवा को एब्जॉर्ब करने में, पौधों को अवशोषित करने के लिए कम से कम 1-2 घंटे का समय चाहिए। तो उतना मिल जाए, इसके बाद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो पढ़ने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि बहुत अर्ली भी आपको चने की बुआई या किसी फसल की बुआई, खासकर मैं चने के लिए कह रहा हूं, रिकमेंड कर रहा हूं आपको कि आप अगेती भी न बुआई करिए और चने में सिंचाई कब करनी है तो फूल आते समय बिल्कुल न करिएगा। आगे आइए, देखिए हमने पहले भी बताया था कि सब्जियों की खेती में प्रजाति बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रजातियों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। देखिए आप लोग गांव में हम बहुत देखते हैं अर्केल मटर की प्रजाति है, और कुछ लोग उसको मूछ वाली मटर भी कहते हैं, मूछ वाली मटर। तो आप अर्केल अच्छी है, सब्जी की फसल है, लेकिन एक आजाद P3 है। यह चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर से निकाली गई है। देखिए मैं एक चीज आपको और बता दूं, जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उनमें साल में 2 बार किसान मेला लगता है, एक रबी की फसल के लिए, दूसरा खरीफ की फसल के लिए। आप देखिए, आप वहां चले जाइए, आपको उन्नत किस्म के बीज, शुद्ध बीज मिलेंगे। जो बाजार में मिलते हैं उसमें कुछ गड़बड़ियां भी आ जाती हैं। तो आजाद P3 हमारे उससे कि मार्केट में उपलब्ध जितनी मात्रा चाहिए हो नहीं पाता। हमारे मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के काफी किसान बसों द्वारा कानपुर जाते हैं, जब मेला लगता है तो वहां से आजाद P3 की प्रजाति लाते हैं। उसकी छिमी इतनी बड़ी बड़ी होती है और एक छिमी में बिल्कुल बोल्ड बड़े बड़े दाने 8, 9, 12 दाने तक लगते हैं। तो आपकी अगेती फसल भी है, आपको अच्छा दाम मिलेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ ऐसे भी फसल हैं जिसमें उसमें भी आपको विशेष तौर से उसकी मॉनिटरिंग या उसका रख रखाव पर विशेष ध्यान नहीं देना पड़ता है और उपज अच्छी मिलती है, दाम भी अच्छा मिलता है। आज मार्केट में सूरन क्या रेट है? 40 रुपये केजी, 50 रुपये केजी। बताइए क्या देते हैं आप? इसी तरह किसी मिट्टी में लगा दीजिए, बढ़िया सूरन पैदा हो जाएगा, अरुई पैदा हो जाएगा, बंडा पैदा हो जाएगा कम लागत में। या ऐसे कह लें कि जितने भी गांव घर में नेनुआ, लौकी, तरोई, कोहड़ा, इसकी जो लोग खेती माने खाने के लिए बोते हैं, क्या कोई खाद देता है? आप बताइए। लेकिन आपको यहाँ वैज्ञानिक ढंग से खेती करनी है, खाद भी देना है और उर्वरक भी देना है, उसकी दवा का छिड़काव भी। लेकिन हमने यहाँ बताया कि कम से कम लागत में। आप यहाँ ज़्यादा देखिए दवा का भी प्रयोग नहीं करना है, न तो दवा इसमें बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। लौकी, नेनुआ, कोहड़ा, तरोई, खीरा, इसमें कोई विशेष दवा की जरूरत नहीं पड़ती है। खाद यदि आप डाल दे तो ठीक है, नहीं हम कहते हैं आप खाद भी ना डालिए। देखिए आजकल ऑर्गेनिक फूड की बात होती है हर जगह। यदि आप ये जान लीजिए, एक बार कृषि वैज्ञानिक पंजाब में गए थे तो वहाँ पे किसान अपने खाने के लिए अलग और बाजार में बेचने के लिए अलग खेती किया था सब्जियों का। लोगों ने पूछा तो उसने बताया कि यह अपने मैं खाने के लिए किया हूँ और यह बेचने के लिए। खाने वाले में सब्जी में उसने किसी भी खाद उर्वरक का प्रयोग नहीं किया। खाद का किया था गोबर की सड़ी हुई खाद, उर्वरक का बिल्कुल प्रयोग नहीं, और कीटनाशक में किसी दवा का भी प्रयोग नहीं किया उसने। और मैं आपको जैविक के लिए बता रहा हूं, यदि आप जो है गाय का मूत्र इकट्ठा कर लीजिए और 1 हफ्ते
उसमें 1-2 बेली गुड़ डाल दीजिए। 1 हफ्ते बाद उसी मूत्र को लेके पौधों पे यदि कीट लग रहे हो तो छिड़काव कर दीजिए, तो उससे भी कीट कंट्रोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा मेन उद्देश्य था कि कम लागत में आपकी आय को दुगनी करना है। तो एक रहा, और एक जो है पेरिसेबल नेचर और एक होते हैं स्टेबल नेचर। देखिए पेरिसेबल नेचर में वह सब्जियां आती हैं जिनको आप तुड़ाई करने के बाद पौधे से अधिक समय तक आप नहीं रख सकते। हर हाल में उसको मार्केट में निकालना ही पड़ेगा, सस्ता हो या महंगा आपको दाम मिले। और एक होते हैं स्टेबल नेचर, जिनको आप खुदाई के बाद रख भी सकते हो, जैसे अरुई, बंडा, सूरन, लहसुन, प्याज, आलू। यह स्टेबल नेचर होते हैं, इनको रखा जा सकता है। पेरिसेबल नेचर में नेनुआ, तरोई, भिंडी, लोबिया, जिसको आप लोग बोड़ा भी कहते हैं, ये पेरिसेबल नेचर के हैं, इनको ज़्यादा समय तक नहीं रोका जा सकता है। अब देखिए मेहनत आप करते हो, लेकिन आपके अंदर संगठन की कमी है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं हो पाता, और सत्य है कि हम किसान भाई आपस में चीटिंग भी कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक मंडी 10 किलोमीटर दूर है, दूसरी 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, ऐसे मेरे किसान भाई 2-3 मंडी में पहले से चले जाएं और एक दूसरे मंडी की सूचना अपने किसान भाइयों को दें कि वहाँ पे क्या दाम है, यहाँ पे क्या दाम है। उस हिसाब से आप माल को वहाँ ले जाइए तो आपको उचित दाम भी मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन टॉपिक पे ध्यान देंगे। और जो मेरे किसान भाई अभी सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, दबा दें, जिससे अगली नोटिफिकेशन जब भी हम वीडियो को लोड करें तो आपको उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।